नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पिछली क्लास में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पे चर्चा कर रहे थे जी। इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे के टॉपिक पे हम आएंगे। क्या होता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 होता है, जो कि लागू होता है 24 अप्रैल 1994 को। इसी के तहत दोस्तों भारत का पहला ऐसा राज्य मध्य प्रदेश, जो अपने राज्यों में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लागू किया। क्योंकि उस समय हमारा छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो वह पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ। लेकिन दोस्तों 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। अब उस अधिनियम को छत्तीसगढ़ में अलग से लागू करना है, तो इसके लिए एक विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 जारी किया गया। ठीक, यह आदेश दोस्तों 7 जून 2001 को जारी किया गया था। ठीक, और यह राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, तो 18 जून 2001 को। लेकिन दोस्तों यह लागू होता है बैक डेट से, मतलब 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हो जाता है जी। इस अधिनियम के देखो, ये अधिनियम इतना बड़ा है ना कि इसके कुल 15 अध्याय हैं, 15 चैप्टर। कोई भी अधिनियम को दोस्तों उनके प्रावधानों को सरल करने के लिए उनको अध्याय में बांटा जाता है, किसी भी अधिनियम को। फिर अध्याय को दोस्तों धारा में बांटा जाता है। कोई धारा बहुत बड़ा है तो उसको अनुसूची में बांटा जाता है। ठीक, तो इस अधिनियम के कुल 15 अध्याय हैं, 132 धारा हैं। याद रखना, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जबकि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल 132 धारा है। यहां पर एक बात याद रखना कि संविधान में अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल होते हैं, जबकि दोस्तों किसी भी कानून में क्या होते हैं, तो धारा होते हैं, जिसे सेक्शन कहा जाता है। ठीक, और इसमें दोस्तों कुल 4 अनुसूची है, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। अनुसूची को हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसमें कुछ विषय हैं, कर से संबंधित है, वैकल्पिक कर से संबंधित है, अनिवार्य कर से संबंधित है, और कुछ विषय हैं, 29 विषय हैं, वहीं पास है। ठीक, अनुसूची 4 में, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। हम आज से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू कैसा हुआ था समझ चुके हैं। अब इसको अध्यायवार दोस्तों बहुत ही फ्लो चार्ट के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। ठीक, एक एक कंसेप्ट को मैं डील करूंगा। उससे पहले कुछ परिभाषा दिया हुआ है, इसका विस्तार क्या है, संक्षिप्त नाम क्या है, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम सीधे ग्राम सभा पे जंप करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, पहली बात तो याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 है। ओरिजिनल में हम पंचायती राज बोल तो देते हैं, लेकिन वास्तव में वो पंचायत राज अधिनियम है। जैसे हम बोलचाल की भाषा में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 ऐसे कहते हैं, लेकिन वहां पंचायती की मात्रा नहीं लगा है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 होता है जी। ठीक, अब इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। ठीक, देखिए इसका अध्याय एक कुल 15 अध्याय है। उसमें से अध्याय 1 में प्रारंभिक के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, प्रारंभिक। इसमें दोस्तों कुल 2 धारा है। इस अध्याय में केवल 2 धारा है, धारा 1 और धारा 2 ही धारा है इसमें। ठीक, उसके बाद धारा 3 दोस्तों अध्याय 2 में है। तो धारा 1 क्या कहता है, देखिए, तो धारा 1 किसी भी अधिनियम हो दोस्तों, कोई भी अधिनियम हो, धारा 1 उसका उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है यह बताता है, उसका विस्तार कहां तक होगा यह बताता है, और दोस्तों उसका प्रारंभ कब से हुआ है यह बताता है धारा 1। तो धारा 1 संक्षिप्त नाम क्या होगा इस अधिनियम का, यह बताया है। इसका विस्तार कहां तक है और प्रारंभ कब से हुआ है दोस्तों, यह बताया गया है इस धारा 1 में। तो धारा 1 में पहली बात क्या बताता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 है। यह कौन से धारा में प्रावधान है, तो दोस्तों धारा 1 में प्रावधान है, याद रखना है। धारा 1 में ही बताया गया है। ठीक, इसके बाद दोस्तों इसके विस्तार के बारे में कहता है धारा 1। इसके विस्तार के संबंध में क्या कहता है कि इसका विस्तार
संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम है इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा, परंतु परंतु क्या, परंतु अनुसूचित क्षेत्रों में इसका विस्तार कुछ परिवर्तन के साथ लागू होगा। इसका विस्तार दोस्तों कुछ परिवर्तन के साथ लागू होगा, जो अध्याय 14 का में बताया गया है। जो अध्याय 14 का में क्या किया गया है, बताया गया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, सर कैसे अध्याय 14 में अलग से लागू होगा, अनुसूचित क्षेत्र में कैसे अलग से लागू किया जा रहा है, एक समान लागू होना चाहिए ना। तो इसके पीछे दोस्तों बहुत सारे तर्क हैं, मैं एक एक तर्क को आपको बताऊंगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा तो कृपया नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे अलग से लागू होता है। देखिए दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में ना दो क्षेत्र हैं, एक है सामान्य क्षेत्र और दूसरा है दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र। देखिए, यह अधिनियम दो तरह से लागू होता है, याद रखना है, दो तरह से लागू होता है। एक दोस्तों आपके सामान्य क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र, ठीक, एक, ठीक दोस्तों, और दूसरा याद रखना है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र। हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों दो क्षेत्र है, एक है सामान्य क्षेत्र और एक है अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र दोस्तों जनजातियों के विकास एवं उत्थान के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। ठीक, इसका संबंध दोस्तों अनुसूची 5 से है, संविधान के अनुसूची 5 से इसका संबंध है। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है, उनमें से अनुसूची 5 है, उस अनुसूची 5 का संबंध इस अनुसूचित क्षेत्र से है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है किसी भी भूभाग को, किसी भी क्षेत्र को, तो राष्ट्रपति करता है। क्यों करता है, तो दोस्तों यहां जनजाति रहते हैं, जनजातियों का कुछ विशिष्ट संस्कृति होते हैं, कुछ रीति एवं रिवाज होते हैं, उन रीति एवं रिवाज को संरक्षण करने के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। दोस्तों जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो जनजाति वर्ग हैं, हमारे समाज के मुख्य धारा में घुल मिल नहीं पाए हैं, इसलिए उनके अधिकारों का रक्षा करना होगा, उनके संस्कृति का संरक्षण करना होगा, उनके रीति रिवाज परंपराओं को बनाए रखना है। ठीक ना, इसलिए दोस्तों जो कानून बनाए जाते हैं, जो अधिनियम बनाए जाते हैं, उनके सुविधाजनक के लिए बनाए जाते हैं, उनके सुविधा के लिए, ताकि उन जनजातियों का उत्थान एवं विकास हो सके। दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र में पेशा अधिनियम प्रभावी होता है, पेशा अधिनियम 1996 लागू होता है, जो ग्राम सभा को, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा को मजबूत करने का कार्य करता है। समझ रहे हैं? ठीक दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र में यह पंचायती राज अधिनियम 1993 है, ये किस तरीके से, किस बदलाव के साथ, किस सुधार के साथ लागू होगा, यह बात किसमें बताया गया है, तो दोस्तों इस अधिनियम के, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अध्याय 14 का में बताया गया है। अध्याय 14 का में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन कैसे होगा, ग्राम सभा को क्या अतिरिक्त शक्तियां दी जाएंगी, ये सारे के सारे प्रावधान आपके अध्याय 14 का में बताया गया है। ठीक, सामान्य क्षेत्र में दोस्तों, सामान्य क्षेत्र में
जैसा है वैसा लागू, जैसा इस अधिनियम में बात किया गया है, जैसा इस अधिनियम में बात कही गई है, बात कही गई है, वैसा लागू होगा, वैसा लागू होगा। ठीक, जैसा इस अधिनियम में प्रावधान है ए टू जेड वो सामान्य क्षेत्र पे लागू होगा, लेकिन दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र में कुछ बदलाव के साथ, कुछ परिवर्तन के साथ लागू होगा, ताकि इन जनजातियों का उत्थान एवं विकास हो सके। ठीक, अब कुछ इसके महत्व को भी समझ लेते हैं कि आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर ये तो गलत है, अलग अलग तरीके से कानून को लागू किया जा रहा है, समान क्षेत्र में अलग तरीके से, अनुसूचित क्षेत्र में अलग तरीके से लागू किया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं सरकार में कि यूसीसी को लागू किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। सर हम सभी एक हैं, विधि के समक्ष सभी समान हैं, कानून के समक्ष सभी समान हैं, फिर यहां अलग से लागू क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे एक तर्क है, इसके पीछे एक दर्शन है, उस दर्शन को समझना इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप समझ पाएंगे कि अनुसूचित क्षेत्र में अलग तरीके से लागू करना क्यों जरूरी है। समझाओ, उस तर्क को समझो मेरे प्यारे बच्चों। पहले इसको मैं मिटा देता हूं, इतना को लिख लीजिए आप लोग, फिर हम एक्सप्लेन करता हूं जी। देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अलग तरीके से लागू किया जाता है किसी भी कानून को। अनुसूचित क्षेत्र में अलग तरीके से, किसी विशेष जाति वर्ग के लिए अलग तरीके से किसी भी कानून को, अक्सर आपने सुना होगा इस जाति के लिए ऐसा प्रावधान है, इस जाति के लिए ऐसा प्रावधान है ना। किसी जिस भौगोलिक क्षेत्र के लिए अलग प्रावधान है। ये अलग अलग प्रावधान किया जाता है, अलग अलग विधियों के माध्यम से अलग अलग कानून बनाकर। जैसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में विभाजित कर दिया कि भाई ये अनुसूचित क्षेत्र में कुछ बदलाव के साथ लागू होगा और सामान्य क्षेत्र में ए टू जेड जैसा है वैसा लागू होगा। मतलब जैसे समान क्षेत्र में जटिल तरीके से लागू होता है, तो वह दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र में कुछ सरल तरीके से लागू होगा, कुछ सुधार के साथ लागू होगा। ठीक, तो इसके पीछे तर्क क्या है, उस तर्क को मैं समझा देता हूं। इस तर्क को समझने के लिए दोस्तों आपको भारत के संविधान पे आना होगा। भारत के संविधान में केवल एक अनुच्छेद है जिसको मैं समझा रहा हूं, उसी अनुच्छेद का पालन किया जाता है। तो अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14। अब ये अनुच्छेद 14 में दोस्तों दो बातें लिखी हुई है, एक बातें लिखी हुई है क्या और दूसरा बातें लिखी हुई है क्या, इसको हम समझते हैं। अनुच्छेद 14 ये मौलिक अधिकार के, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। उसमें से दोस्तों अनुच्छेद 14 है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई सभी नागरिक, हमारे देश के सभी जनता, भारत में जो भी रहते हैं, चाहे विदेशी हो, देशी हो, कोई भी हो, इस भारत में रहता है, वे सब विधि के समक्ष समान है, विधि के समक्ष समता। ठीक, इसमें क्या है दोस्तों, विधि के समक्ष समता की बात करता है, विधि के समक्ष समता, समता होगा, विधि के समक्ष समता की बात करता है। दूसरा इसी चीज में कहता है दोस्तों, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। क्या? विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको बोला जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यहां पर समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो विधि है ना, विधि ये एक वचन में है, यहां पर जो विधि है वो एक वचन में है, केवल विधि। यहां पर देखो विधियों का समान संरक्षण, ये विधि मतलब बहुवचन, मतलब बहुत सारे विधि, बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम, उन अधिनियमों में समान संरक्षण की बात कही गई है। समान संरक्षण, एक तरफ कहता है कि भाई सभी भारत के सभी जनता विधि के समक्ष समान है, मतलब संविधान के सामने सभी क्या है, समान है। तो विधियों के संरक्षण की बात क्यों कही गई, इसी को तो समझना है। ये दर्शन है दोस्तों एक प्रकार की।
अगर इसको समझ गए तो आपका आरक्षण क्लियर हो जाएगा, आपके अलग से लागू क्यों होता है किसी विशेष क्षेत्र में, यह समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए समझाते हैं एक उदाहरण के माध्यम से दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए एक तरफ टीवीएस लूना है, उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे दोस्तों ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहां से दोस्तों एक रास्ता ये गया है, एक रास्ता ये रास्ता है, अब ये रास्ता है, ठीक। यहां पर जो है ना दोस्तों टीवीएस बाइक है, टीवीएस लूना, टीवीएस सुने होंगे आप लोग। टीवीएस क्या है दोस्तों, ये लूना है, लूना जी खताड़ी गाड़ी, टीवीएस, टीवीएस लूना है, ठीक। इधर दोस्तों R15 गाड़ी है, R15, R15 बड़ा हैवी गाड़ी है ये, ठीक, R15। अब दोस्तों यहां से इनको रेस कराना है। एक तरफ कहता है क्या, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता है। भाई विधियों के सामने दोनों को समान अधिकार है, विधि के समक्ष समता है कि भाई आपके पास लूना है, आपके पास R15 है, तो हम देखो विधि कानून कहता है कि विधि के समक्ष समानता, दोनों का जो रेस स्टार्ट होगा, यहां से रेस स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से रेस स्टार्ट होगा, ये भी यहां से ऐसे आगे बढ़ेगा सेम टाइम पे, ये भी यहां से आगे बढ़ेगा सेम टाइम पे, ठीक ना, क्योंकि विधि के समक्ष समता है। विधि कानून कहता है भाई दोनों को बराबर अधिकार है, ठीक ठीक। तो ये भी यहां से आगे बढ़ेगा, ये भी यहां से बढ़ेगा सेम टाइम में, लेकिन दोनों की परिस्थिति अलग है। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात, आप ही बताइए ये दोनों में से जीतेगा कौन, पहले से तय है इसमें कौन जीतेगा, पहले से तय है दोस्तों कि भाई R15 इजिली जीत जाएगा, R15 इजिली से जीत जाएगा। ये टीवीएस बेचारा हार जाएगा क्योंकि ये लूना है, ये लूना है, ये हार जाएगा, पहले से तय हो गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है, इसकी क्षमता अलग है, इसकी क्षमता अलग है। जब ये हारेगा, ये टीवीएस वाला हारेगा, इसके साथ दोस्तों क्या होगा, इसका व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाएगा। ये टीवीएस हारेगा दोस्तों, ये हमेशा हारते रहेगा क्योंकि उसका परिस्थिति अलग है, उसका व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाएगा। जब उसका व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाएगा तो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि यह व्यक्ति हो सकता है सुसाइड कर ले या नक्सलिज्म में शामिल हो जाए। जब यह व्यक्ति असंतोष से, सरकार से असंतोष हो गया, गरीबी के दुष्चक्र में फंस गया, तो नक्सलाइट में शामिल हो सकता है मे बी। जब नक्सलाइट में शामिल होने लगे तो नक्सलाइट का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारी जो लोक व्यवस्था है दोस्तों, उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, सही से पालन नहीं हो पाएगा। समझ रहा ना? ये दोस्तों सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त करेगा क्योंकि इसके अधिकारों के साथ शोषण हो रहा है, इसकी परिस्थिति अलग है, इसकी परिस्थिति अलग है, ये जीत नहीं पा रहा है, ठीक, अपना व्यक्तित्व विकास नहीं कर पा रहा है, तो सरकार के प्रति आस्था प्रकट नहीं करेगा। जब सरकार के प्रति आस्था प्रकट नहीं करेगा तो जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। जिस लोकतंत्र की बात कही गई है वो लोकतंत्र कमजोर दिखाई पड़ने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए संविधान ने व्यवस्था किया है कि भाई इनके अधिकारों की रक्षा के लिए, इनको समाज के मुख्य धारा जोड़ने के लिए विधियों की बात की गई। अलग अलग विधियों के माध्यम से इनको हम संरक्षण देंगे अलग अलग विधियों के माध्यम से। इनके लिए हम स्पेशल राइट्स की बात करेंगे ताकि इसका व्यक्तित्व विकास हो, इसके बराबर आ जाए, ये भी R15 के लेवल पे आ जाए। इसलिए दोस्तों कभी कभी इसमें आरक्षण दिया जाएगा, कभी कभी इसको विशेष छूट की बात कही जाएगी, है ना। हो सकता है दोस्तों अब टीवीएस लूना इसका परिस्थिति अलग है, तो हो सकता है इसके लिए नियम बना दे कि भाई R15 आप जो रेस स्टार्ट करेंगे यहां से करेंगे, यहां से, लेकिन आप टीवीएस वाले आप यहां से करेंगे, आपके लिए छूट है। तब जाकर दोनों बराबर होंगे ना, दोनों की परिस्थितियां समान होगी ना, तब जाकर दोनों की परिस्थितियां समान हो पाएगी। और इसी को कहा जाता है दोस्तों दर्शन। तब जाके दोस्तों रिजर्वेशन का कंसेप्ट आता है, जिसे अमेरिका में कहा जाता है अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक विभेद कहा जाता है। इसलिए दोस्तों हमारे समाज में विकर सेक्शन होते हैं, जैसे SC ST OBC
महिला, दिव्यांग, ये सब के सब समाज के विकर सेक्शन हैं। इन विकर सेक्शन को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विधियों, अलग अलग विधियों के माध्यम से संरक्षण दिया जाता है। संरक्षण, कभी आरक्षण के नाम पे, कभी उसके लिए अलग से कानून प्रावधान किया जाएगा ताकि उनका व्यक्तित्व विकास हो सके, समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके, आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, इसलिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों समझ में आया होगा, तब जाकर दोस्तों जो कानून बनाए जाते हैं इसका व्यक्तित्व विकास हो, जनजातियों का व्यक्तित्व विकास हो, उत्थान हो, इसलिए उसके लिए जो कानून है जटिल नहीं, उसके सुविधाजनक के लिए बनाए गए हैं। वह बात अध्याय 14 का में बताई गई है कि कुछ बदलाव के साथ लागू होंगे। वहां समझ में आया होगा। इसलिए दोस्तों ये तर्क है, बहुत ही अच्छा तर्क है कि अध्याय 14 का में अनुसूचित क्षेत्र की बात की गई है और उसमें कुछ बदलाव के साथ लागू होते हैं। समझ में आ रहा है ना, ताकि उनका व्यक्तित्व विकास हो सके, उनके रीति रिवाज, उनके परंपरा, उनके संस्कृति का संरक्षण हो सके, संस्कृति का। समझ में आ रहा है ना। तब तो जनजाति वर्ग हैं सरकार के प्रति आस्था प्रकट करेंगे। जब सरकार के प्रति आस्था प्रकट करेंगे तो लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक, यह दोस्तों कंसेप्ट कि क्यों अलग अलग लागू किया जाता है, तो उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए दोस्तों, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, क्योंकि जनजाति वर्ग बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके साथ पहले बहुत ज्यादा शोषण हुआ है। सेम शेड्यूल कास्ट जो होते हैं उसके साथ भी पहले बहुत ज्यादा शोषण हुआ है, जिसके कारण उनका व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ कुछ वर्ग भी उसमें से निकल के आ गए हैं जिनका व्यक्तित्व विकास हो चुका है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि इसके पीछे SC ST और ST SC में भी सब क्लासिफिकेशन करना चाहिए। ठीक, तो खैर वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो जाता है। हमारा मोटो ये था यहाँ पर कि अलग से क्यों लागू होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा हैंग हो गया है जी। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हैंग हो गया था, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए, अब हम आते हैं दोस्तों धारा 2 में। धारा 2 भी अध्याय 1 में ही है इसका प्रावधान जी। ठीक ना। अब धारा 2 में दोस्तों कोई भी अधिनियम हो, ठीक ना, कोई भी अधिनियम हो, उसमें जो धारा 2 होता है ना, हमेशा परिभाषाओं की चर्चा करती है। परिभाषा के बारे में जो उस अधिनियम में जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है, जो आगे जाके प्रयोग होगा, उन शब्दों को पहले से ही धारा 2 में परिभाषित कर दी जाती है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दावली देखने को मिलेगा अधिनियम में। किसी भी अधिनियम की बात करूं, उस इंपॉर्टेंट शब्द को धारा 2 में पहले से परिभाषित कर दिया जाता है ताकि अधिनियम अच्छे से क्लियर हो सके। उसी तरह दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में धारा 2 में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक, जब परिभाषित किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो वैसे तो दोस्तों इसमें कुल 29 शब्दों को परिभाषित किया गया है। 29 शब्दों को परिभाषित किया गया है धारा 2 में। 29 टर्म्स हैं जिसको परिभाषित किया गया है, लेकिन क्या हम सभी 29 शब्दों को परिभाषित करेंगे क्या, सभी को पढ़ेंगे क्या? तो नहीं दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है, उसी को मैं परिभाषित करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आगे जाके जब हम दुनिया में घुसते जाएंगे तो वो शब्द काम आएंगे। इसलिए उन इंपॉर्टेंट शब्दों को मैं परिभाषित करने जा रहा हूं, जैसा कानून में परिभाषित किया गया है A to Z मैं सरल तरीके से परिभाषित करूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक, हम केवल 5-7 शब्दों को परिभाषित करेंगे। इस अधिनियम में कुल 29 शब्दों को परिभाषित किया गया है, लेकिन हम कुल 29 शब्दों को परिभाषित नहीं करेंगे, वो काम का नहीं है। ठीक, चलिए देखिए, तो पहला आपका क्या परिभाषित किया गया है। देखिए मैं क्रम का भी लिखा हूं ना,
पहले क्रम पे दोस्तों खंड को परिभाषित किया गया है, लेकिन मैं खंड को यहाँ लिख के नहीं लाया हूं क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको तो अलग से हम जनरल पंचायत में पढ़ेंगे ही, तो यहाँ क्यों उसको परिभाषित करें, ठीक, वहां समझ लेंगे। इसलिए पहले नंबर पे खंड को परिभाषित किया गया था, दूसरे नंबर पे परिभाषित किया गया है आपके सहकारी समिति को, सहकारी समिति, ठीक। तो सहकारी समिति का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में दिया गया है, ठीक। मतलब देखिए, जो सहकारी समिति है ना, सहकारी समिति का अर्थ वही है जो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति 1960 में दिया गया है, इसके लिए अलग से अधिनियम है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में जिन सहकारी समिति की बात की गई है, ठीक, वो सहकारी समिति कहलाएंगे, ठीक। तो ये सहकारी समिति होते क्या है सर, अब सरल भाषा में समझूं तो दोस्तों, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, ये सदस्यों के सहयोग से क्या करते हैं ये सहकारी समिति वाले, तो सदस्यों के सहयोग से विभिन्न बहुत सारे 5 सदस्य, 6 सदस्य, 7 सदस्य, ऐसे सदस्यों के सहयोग से दोस्तों किसी भी क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों का पूरा करने का कार्य करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य करते हैं, पूरा करने का कार्य करते हैं, ठीक। मतलब किसी भी क्षेत्र दोस्तों कुछ आर्थिक उद्देश्य भी होंगे, किसी भी क्षेत्र कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। उन आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं यह सहकारी समिति, लेकिन किसी न किसी सदस्यों के सहयोग से करेंगे, कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। यदि वो किसी न किसी व्यक्ति के सहयोग से कर रहे हैं तो वह सहकारी समिति है, जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसमें, तो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति 1960 में, तो सहकारी समिति कहलाएंगे। इसमें पंजीकृत होना चाहिए इस अधिनियम में, जो सहयोग की भावना को प्रमोट करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सर ये सहकारी समिति को पंचायती राज अधिनियम में क्यों परिभाषित करना पड़ रहा है, तो दोस्तों याद रखना, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि सरपंच और उप सरपंच सहकारी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। सहकारी समिति या उप समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए सरपंच और उप सरपंच को, इसलिए सहकारी समिति को धारा 2 में बता दिया गया है कि भाई इस छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसी समिति में उस सरपंच उप सरपंच को सदस्य नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर सहकारी समिति को समझा रहा हूं, ताकि मैं सरपंच पढ़ाऊं तो सहकारी समिति को नहीं बताऊंगा, वहां पर क्या बताऊंगा कि सहकारी समिति का मेंबर नहीं होना चाहिए। सहकारी समिति में यहां क्लियर कर दिया कि क्या होता है, ठीक। तो लिख लीजिए, उसके बाद हम जिला को परिभाषित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम दूसरा जो टर्म्स है हमारा जिला, इसको परिभाषित करते हैं। वैसे तो हम जिला को परिभाषित कर चुके हैं संविधान के अनुच्छेद 243 में, लेकिन यहां भी जिला की परिभाषा दिया गया है, खंड 3 में परिभाषित किया गया है। किसमें दोस्तों, याद रखना, धारा 2 के खंड 3 में जिला को परिभाषित किया गया है। पहले इस शब्द से पढ़ता हूं, फिर अपने शब्द पे मैं आऊंगा कि जिला क्या होता है। देखिए, जिला से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिले के रूप में, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए
जिले के रूप में अधिसूचित कोई जिला ही है। ठीक, इसके अंतर्गत इस प्रकार अधिसूचित एक या अधिक राजस्व जिले आते हैं। अब एक शब्द आ गया, राजस्व जिले। तो राजस्व जिले क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी तो हम समझना पड़ेगा ना, इसलिए जिला को परिभाषित किया गया है। पहले में जिला को परिभाषित किया गया तो उसमें सिर्फ जिला को परिभाषित किया। राजस्व जिला क्या होता है हम 243 में परिभाषित नहीं किया गया है। तो उसको दोस्तों इस अधिनियम के धारा 2 में इस जिला के अंतर्गत राजस्व जिला भी शामिल होता है, इसको परिभाषित किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि राजस्व जिला क्या होता है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बात हम समझते हैं दोस्तों ये जिला क्या है। तो जिला क्या करता है दोस्तों, राज्य सरकार जिला, देखिए जिला अब समझा रहा हूं फ्लो चार्ट के माध्यम से। जिला को घोषित कौन करते हैं दोस्तों, तो राज्य सरकार। पहली बात इसमें लिखा हुआ है राज्य सरकार करता है, अधिसूचित करेगा जिला को कौन, तो राज्य सरकार। किस लिए अधिसूचित करेगा, तो इस परिभाषा के अनुसार दोस्तों इस अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में जिन उद्देश्यों की बात कही गई है उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार जिला अधिसूचित करेगा। क्या करेगा, जिला अधिसूचित करेगा। अधिसूचित करेगा। यहां तक क्लियर होगा आपका। ठीक, फिर जिला क्या होता है हम आगे भी पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि दोस्तों जिला अधिसूचित करेगा, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अभी जो जिला होता है ना, यह देश का तृतीय प्रशासनिक स्तर होता है जिसका नेतृत्व दोस्तों कलेक्टर करता है। कलेक्टर जिला राज्य के नीचे और विकास खंड के दोस्तों किसी खंड के ऊपर होता है राज्य, और जो विकास खंड के मध्य स्थित होता है क्या, जिला। जिला के अंदर ही जिला पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, जनपद पंचायत होते हैं। जिला के अंदर बहुत सारे ग्राम होते हैं, विकास खंड होते हैं। ठीक, तो दोस्तों अधिसूचित करेगा, अधिसूचित कोई जिला, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन अगला लाइन बोल रहा है कि इसके अंतर्गत इस प्रकार अधिसूचित एक या अधिक राजस्व जिले आते हैं। एक या अधिक राजस्व जिले आते हैं कहा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस जिला के अंतर्गत ना अधिसूचित करेगा, तो इस जिला जो अधिसूचित किया है ना, जिस जिला को, इस जिला के अंतर्गत एक या अधिक राजस्व जिले हो सकते हैं। मतलब कैसे कि राजस्व, समझिए ना ध्यान से, राजस्व जिला 1 जैसे राजस्व जिला 2 जैसे राजस्व जिला 3। जो जिस जिला को अधिसूचित किया है राज्य सरकार ने, उस जिले के अंतर्गत एक या अधिक राजस्व जिले आते हैं। जैसे राजस्व जिला 1, राजस्व जिला 2, राजस्व जिला 3। एक या अधिक राजस्व जिले हो सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है ना। अब प्रश्न उठता है कि सर यहां तक तो समझ में आ गया, अब प्रश्न यह उठता है कि राजस्व जिला किसे कहते हैं। सर यहां तक तो हमको समझ में आ गया है कि भाई राज्य सरकार अधिसूचित करेगा जिस जिला को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम में जिन उद्देश्यों की बात कही गई है, जिन कार्यों की बात की गई है, उन कार्यों को संपादित करने के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से जिला अधिसूचित करेगा।
और उस जिला में एक या अधिक राजस्व जिला हो सकते हैं। लेकिन राजस्व जिला किसे कहते हैं सर? तो अगला यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर राजस्व जिला को मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, जिसमें हटता हूं तो साइड होता हूं ना, तो पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब राजस्व जिला क्या होता है हम समझते हैं। अब राजस्व जिला, क्योंकि इसमें बात की गई है राजस्व जिला की, ठीक, तो समझते हैं राजस्व जिला। राजस्व जिला क्या होता है यह समझना है। राजस्व जिला कहते किसे हैं दोस्तों, इसको हमको समझना है। तो ऐसे जिला जिसका प्रशासन और प्रबंधन, जिसका, देखिए, ऐसे जिले जिसका प्रशासन, अरे यार, जिसका प्रशासन और प्रबंधन मतलब ऐसा जिला जिसका प्रशासन कैसे होगा, प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इस आधार पर राजस्व जिला घोषित किया जाता है। ठीक, तो समझिए इसका, ऐसा जिला जिसका प्रशासन और प्रबंधन राजस्व उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्या? राजस्व उद्देश्यों के लिए, राजस्व उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक, मतलब राजस्व जिला में जो प्रशासन होता है या जो भी प्रबंधन होता है, वो राजस्व उद्देश्यों को, राजस्व के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गठित किए जाते हैं। अब राजस्व उद्देश्य क्या होते हैं सर, ये राजस्व उद्देश्य क्या होते हैं? तो राजस्व उद्देश्य का तात्पर्य यह है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे भूमि का रिकॉर्ड रखना, दिख रहा है क्या, भूमि का रिकॉर्ड रखना, किसी भी भूमि को दोस्तों रिकॉर्ड रखना, इस राजस्व उद्देश्य का मतलब होता है कर संग्रह करना, टैक्स कलेक्ट करना, कर संग्रह करना। तो भूमि का रिकॉर्ड रखना, कर संग्रह करना, या दोस्तों भूमि से संबंधित प्रशासन, भूमि से संबंधित प्रशासन, ये सब का सब दोस्तों राजस्व उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कि भूमि रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाएगा, कर संग्रह कैसे कलेक्ट किया जाएगा, दोस्तों करों का संग्रह कैसे किया जाएगा, यह भूमि संबंधित जो प्रशासन है इसको कैसे मैनेजमेंट या प्रशासित किए जाएंगे, इसलिए राजस्व जिले गठित किए जाते हैं। समझ रहे ना? ये होता है आपको दोस्तों राजस्व जिला। अब ये हुआ जिला का परिभाषा। चलिए, समझ में आया होगा आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, देखिए अब ध्यान से, स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। देखिए 10 स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। स्थानीय प्राधिकारी को दोस्तों परिभाषित क्यों किया गया है? दोस्तों आगे चलकर हम पढ़ेंगे कौन ग्राम सभा के मेंबर नहीं होंगे, तो जो दोस्तों स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे, जो स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। तो प्रश्न उठता है ना कि स्थानीय प्राधिकारी कहते किसे हैं, इसलिए इस स्थानीय प्राधिकारी को धारा 2 के क्लॉज 10 में परिभाषित किया गया है। क्लॉज 10 में स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित कर दिया गया है।
क्या कहता है कि स्थानीय प्राधिकारी का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ साधारण खंड अधिनियम 1957 के क्रमांक 3 सन 1958 में दिया गया है। मतलब जो स्थानीय प्राधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी अथॉरिटी, प्राधिकारी वही होगा जो छत्तीसगढ़ साधारण खंड अधिनियम, छत्तीसगढ़ साधारण खंड अधिनियम 1957 में दिया गया है। यहां अलग से परिभाषित नहीं किया है, परिभाषित छत्तीसगढ़ साधारण खंड अधिनियम 1957 में किया गया है। वहां पर दो परिभाषा दी गई है स्थानीय प्राधिकारी की, वही परिभाषा यहां पर मान्य होगा, वही स्थानीय प्राधिकारी कहलाएंगे। अब मेरे भाषा में समझिए कि स्थानीय प्राधिकारी होता क्या है। तो चलिए, स्थानीय प्राधिकारी का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 12 में भी किया गया है। स्थानीय प्राधिकारी दोस्तों राज्य होते हैं, आर्टिकल 12 के तहत वो राज्य कहलाते हैं, आर्टिकल 12 के तहत। तो क्या होते हैं स्थानीय प्राधिकारी, तो समझिए इसको, देखिए क्या होता है जी स्थानीय प्राधिकारी। तो ऐसे संस्था या संगठन या दोस्तों आयोग बोल सकते हैं, या अधिकारी बोल सकते हैं, अधिकारी जिसे विधि कानून आदेश निर्देश तथा अधिसूचना जारी करने तथा उसका क्रियान्वयन कराने का अधिकार हो, क्रियान्वयन कराने का अधिकार हो, ठीक। स्थानीय प्राधिकारी लोकल अथॉरिटी का मतलब यह होता है कि ऐसा संस्थान या संगठन या कोई अधिकारी प्राधिकारी जिसे छोटे स्तर पे दोस्तों कोई कानून बनाने का अधिकार है, कुछ विधि बनाने का अधिकार है, कुछ नियम बनाने का अधिकार है, कुछ आदेश जारी करने का अधिकार है, कुछ निर्देश देने का अधिकार है, या कुछ अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। ऐसे अधिकारियों, ऐसे संस्थानों को या दोस्तों वो इंप्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वयन करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, ऐसे प्राधिकारियों को स्थानीय प्राधिकारी कहा जाता है। जैसे मान लो मैं कलेक्टर हूं, मान लो दोस्तों मैं कलेक्टर हूं, तो मुझे अपने लेवल पे कुछ आदेश देने का अधिकार है, मैं कुछ अधिसूचना जारी भी कर सकता हूं, मैं कुछ निर्देश दूंगा, ठीक। हो सकता है मैं छोटे नियम भी बना सकता हूं, नियम भी बना दूं, रूल्स प्रोटोकॉल, तो दोस्तों और उसका मैं क्रियान्वयन कराऊं, सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन कराऊं ग्राउंड लेवल पे, तो मैं स्थानीय प्राधिकारी कहलाऊंगा। कलेक्टर स्थानीय प्राधिकारी होता है। कोई भी आयोग है, कोई भी संस्थान है, ये सब दोस्तों स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं। समझ आया ना। यदि कोई मेंबर स्थानीय प्राधिकारी है तो दोस्तों पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्थानीय प्राधिकारी को डिफाइन किया गया है, मैं समझा दिया कि स्थानीय प्राधिकारी होता क्या है। और जो स्थानीय प्राधिकारी है वो आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आएगा।
जैसे कलेक्टर स्थानीय प्राधिकारी है तो कलेक्टर राज्य है, डिप्टी कलेक्टर स्थानीय प्राधिकारी है तो डिप्टी कलेक्टर भी राज्य है। समझ रहे ना? कोई भी सरपंच, कोई भी नगरीय निकाय, कोई भी पंचायत, नगर निगम, ये सब के सब स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं, लोकल अथॉरिटी। मतलब ये सब के सब राज्य है आर्टिकल 12 के तहत। समझ रहे हैं? ठीक, तो समझ में आया होगा कि स्थानीय प्राधिकारी कहते किसे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला जो परिभाषा है धारा 2 के क्लॉज 11 में दिया गया है। क्या परिभाषा दिया गया है कि सदस्य को परिभाषित किया गया है। सदस्य क्या होते हैं? मेंबर। सदस्य मेंबर को कहा जाता है जी। जैसे आप अपने परिवार के सदस्य होंगे, लेकिन आप अपने परिवार के मुखिया हैं क्या? आप अपने परिवार के मुखिया नहीं हो सकते। आप अपने परिवार के मेंबर हैं, सदस्य हैं। आपके परिवार के मुखिया हो सकते हैं आपके पिता हो, या हो सकती है आपकी माता हो, लेकिन आप अपने परिवार के सदस्य हैं। उसी प्रकार दोस्तों कोई भी पंचायत हो, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, उसमें सदस्य होते हैं। सदस्य, ठीक, तो इसलिए सदस्य को परिभाषित किया गया है। सदस्य अलग चीज है, पदधारी अलग चीज है। सदस्य को भी परिभाषित किया गया है, पदधारी को भी परिभाषित किया गया है। पहले हम सदस्य को परिभाषित करते हैं, आखिर सदस्य कहते किसे हैं, उसके बाद हम पदधारी को परिभाषित करेंगे। राइट, चलिए सदस्य का मतलब क्या है? देखिए सदस्य से अभिप्रेत हैं यथा स्थिति किसी ग्राम पंचायत का कोई पंच, किसी जनपद पंचायत का कोई सदस्य, या किसी जिला पंचायत का कोई सदस्य, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? मेंबर कहलाएंगे। मतलब देखिए सदस्य कौन कौन सदस्य कहलाएंगे इस अधिनियम के तहत, तो देखिए समझिए आप। सदस्य कहलाएंगे दोस्तों आपके कौन? तो ग्राम पंचायत का पंच, ग्राम पंचायत का पंच, ग्राम पंचायत का कोई पंच, किसी जनपद पंचायत का कोई सदस्य, जनपद पंचायत का सदस्य, जनपद पंचायत के क्या? सदस्य। और तीसरा देखिए आपका जिला पंचायत का सदस्य। इसको ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। सदस्य ये सब के सब सदस्य की परिभाषा में आएंगे। कैसे? तो देखिए भाई, ग्राम पंचायत में आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत में पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में सदस्य के अंतर्गत कंसीडर किसको किया है? तो केवल पंच को ही सदस्य कहा जाएगा। सरपंच, उप सरपंच सदस्य नहीं होते। सरपंच और उप सरपंच जो सदस्य नहीं कहलाते हैं, वो पदधारी कहलाते हैं। पदधारी, सदस्य केवल पंच होता है। इसलिए केवल ग्राम पंचायत में पंच क्या है? सदस्य है। उसी प्रकार दोस्तों जनपद पंचायत में आपने देखा होगा, जनपद पंचायत में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। सदस्य निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं। सदस्य दो प्रकार होते हैं, एक निर्वाचित सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और कुछ पदेन होते हैं, मनोनीत होते हैं। दोस्तों पदेन मतलब कोई सांसद हो सकता है, कोई विधायक हो सकता है, कोई 1/5 सरपंच हो सकता है, जो पदेन रूप से जनपद पंचायत या जिला पंचायत का सदस्य बनते हैं। ठीक, मिट गया।
तो जनपद पंचायत के दोस्तों जो भी सदस्य है, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो सदस्य कहलाएंगे। जनपद पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदस्य नहीं कहलाएंगे। राइट। उसी प्रकार जिला पंचायत में भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं या जो पदेन सदस्य होते हैं, वे सब के सब सदस्य कहलाएंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य नहीं कहलाएंगे। यह है आपका सदस्य की परिभाषा। राइट। चलिए आगे दोस्तों हम किसको परिभाषित करेंगे? दोस्तों अब हम पदधारी को परिभाषित करते हैं कि पदधारी कहते किसे हैं। देखिए पदधारी, देखिए पदधारी का मतलब क्या होता है? आखिर किसी भी पंचायत के किस किस को पदधारी कहा जाएगा? ठीक, देखिए पदधारी से अभिप्रेत है, पदधारी से अभिप्रेत है यथा स्थिति किसी ग्राम पंचायत का कोई पंच, सरपंच, उप सरपंच, किसी जनपद पंचायत का कोई सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी जिला पंचायत का कोई सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ये सब के सब मेरे प्यारे बच्चों पदधारी कहलाएंगे। जैसे पदधारी को मैं परिभाषित करता हूं फ्लो चार्ट के माध्यम से। पदधारी कौन कौन पदधारी होते हैं? तो हम बात करते हैं पहले ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत में पदधारी कौन होंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, पहला सरपंच। सरपंच क्या है? पदधारी कहलाएंगे, पदधारी। दूसरा उप सरपंच, उप सरपंच पदधारी कहलाएंगे। थर्ड पंच, पंच पदधारी कहलाएंगे। देखिए पंच सदस्य लेकिन पदधारी भी है, तो सरपंच पदधारी है, उप सरपंच पदधारी है, पंच पदधारी है। उसी प्रकार दोस्तों हम जनपद पंचायत में बात करते हैं, जनपद पंचायत की बात करते हैं। जनपद पंचायत में आपका अध्यक्ष पदधारी कहलाएगा, उपाध्यक्ष पदधारी कहलाएगा। ठीक, सदस्य, ये सदस्य भी पदधारी कहलाएगा। ठीक, अब सदस्य के दो कैटेगरी होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक सदस्य दोस्तों जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित सदस्य। ठीक, दूसरा दोस्तों आपके पदेन सदस्य, पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य में क्या आते हैं? जैसे एमएलए, विधायक हो गया, और आपका क्या सरपंच, 1/5 सरपंच। ठीक, ये सब को सब क्या कहलाएंगे दोस्तों? निर्वाचित सदस्य हो चाहे पदेन सदस्य हो, ये भी पदधारी कहलाएंगे। राइट। उसी प्रकार दोस्तों हम जिला पंचायत की बात करते हैं। जिला पंचायत, जिला पंचायत में आपका अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या कहलाएंगे? पदधारी कहलाएंगे। दूसरा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदधारी कहलाएंगे। तीसरा जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो भी पदधारी कहलाएंगे। और यहां भी सदस्य दो प्रकार होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और दूसरा दोस्तों पदेन होते हैं। पदेन, पदेन कौन कौन होते हैं दोस्तों? पदेन होते हैं आपके कौन? तो सांसद, सांसद होते हैं। आपके विधायक एमएलए, विधायक होते हैं। तीसरा दोस्तों जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष। इसको स्ट्रक्चर को बाद में पढ़ेंगे ही, लेकिन ये सब के सब आपके क्या कहलाएंगे? पदधारी कहलाएंगे। क्लियर है?
समझ में आया होगा दोस्तों कि पदधारी कहते किसे हैं और सदस्य किसे कहते हैं पंचायत में। क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम जनसंख्या को परिभाषित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दोस्तों समझिए आप, इस धारा 2 के क्लॉज 19 में आप देखिए 13, 14, 15 को नहीं लिखा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सीधा हम 19 पे आए हैं। 19 पे दोस्तों जनसंख्या को परिभाषित किया गया है, पॉपुलेशन, जनसंख्या को परिभाषित किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि तो सर इस अधिनियम में जनसंख्या को क्यों परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी पंचायत को पंचायत क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। जैसे ग्राम पंचायत को वार्डों में विभाजित किया जाएगा, वार्ड में। जनपद पंचायत को जनपद क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा और जिला पंचायत को जिला पंचायत क्षेत्र, जिसे पंचायत क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, तो पंचायत क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो उसका आधार क्या होना चाहिए? तो उसका आधार है दोस्तों जनसंख्या के आधार पे। तो जनसंख्या को परिभाषित करने का कारण क्या है? कारण क्यों इसमें परिभाषित किया गया दोस्तों, किस वजह से परिभाषित करना पड़ा? तो पहला कारण लिखिए। पहला कारण है कि पंचायत क्षेत्र का विभाजन, पंचायत क्षेत्र का विभाजन, पंचायत क्षेत्र का विभाजन का जो आधार है वो जनसंख्या है, इसलिए जनसंख्या को परिभाषित किया गया है। दूसरा कारण देखिए, हम इसमें आरक्षण की बात करेंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे। पंचायत में दोस्तों छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत आपके SC, ST, OBC महिला को आरक्षण प्राप्त है। जो आरक्षण दिया जाता है उसका भी आधार पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। तो दोस्तों दूसरा इसका कारण हो जाता है आरक्षण का निर्धारण, आरक्षण का निर्धारण। आरक्षण को निर्धारित करने के लिए जनसंख्या की आवश्यकता होती है, इसलिए जनसंख्या को इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। आखिर कौन सा जनसंख्या? जनसंख्या तो बहुत सारे होते हैं। 2001 में की जनगणना की जनसंख्या, 2011 की जनगणना की जनसंख्या, 1991 की जनगणना की जनसंख्या, बहुत सारे पॉपुलेशन के डेटा होते हैं सरकार के पास। तो कौन सी जनगणना मान्य होगा, इसको परिभाषित किया गया है इस खंड 19 में, क्लॉज 19 में। तो चलिए समझते हैं। जनसंख्या का मतलब है अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना से, अंतिम पूर्ववर्ती, पिछला जो लास्ट बार जो जनगणना हुआ है, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में गिनी गई आंकड़े, गिनी गई और प्रकाशित की गई संख्या ही क्या है दोस्तों? जनसंख्या है। मतलब अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, मतलब दोस्तों जो लास्ट बार जनगणना, आखिरी बार जनगणना हुआ था, तो अभी हम वर्तमान में करें तो आखिरी बार जनगणना कब हुआ था? तो दोस्तों 2011 में हुआ था, होना 2021 में हो जाना था, 2021 में जनगणना हो जाना था, लेकिन कोरोना क्राइसिस की वजह से जनगणना नहीं हो पाया। 2025 में होगा, जिसका रिजल्ट 2026 में आएगा। लेकिन चुनाव तो 2025 में है, तो 2025 में है तो कौन सा जनगणना मान्य होगा? तो कहता है अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, जिनके गिने गई आंकड़े प्रकाशित की जा चुकी है। तो कौन से आंकड़े प्रकाशित की जा चुकी है दोस्तों? तो 2011 की जनगणना प्रकाशित हो चुकी है। तो अभी जो पंचायत का चुनाव हो रहा है वह दोस्तों जनगणना 2011 के आधार पर, जो 2011 की जनसंख्या के आधार पर होगा। इस 2011 के जो जनसंख्या पॉपुलेशन है उसी के आधार पर आरक्षण का निर्धारण होगा, उसी के आधार पर पंचायत क्षेत्र का विभाजन होगा, राइट। लेकिन इस खंड 19 में याद रखना है, इस खंड 19 में, धारा 2 के खंड 19 में हाल
हाल ही में संशोधन हुआ है। कब संशोधन हुआ है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, उस डेट का नाम है 3 दिसंबर 2024। 3 दिसंबर 2024 को हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने मंत्रिपरिषद के सलाह पर अपना अनुच्छेद 213 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश के माध्यम से इस पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुछ संशोधन भी किए गए। उसमें से दोस्तों एक संशोधन इस जनसंख्या में किया गया है। एक संशोधन इस जनसंख्या में किया गया है। ठीक, तो जनसंख्या में कैसे संशोधन किया होगा सर? तो समझो, एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हुआ, आप समझ रहे हैं कि भाई पंचायती राज व्यवस्था में या नगरीय निकाय में ओबीसी वर्ग को अर्थात अन्य पिछड़े वर्ग को अधिकतम 50% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन उन ओबीसी वर्ग को 50% आरक्षण दिया जाएगा, वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। तो सवाल उठता है ना कि ओबीसी का जनसंख्या कहां है गुरुजी? तो 2011 का जनगणना हुआ था, उसमें ओबीसी का जनसंख्या निर्धारित नहीं थी। 2011 की जनगणना में ओबीसी का जो पॉपुलेशन है वो निर्धारित नहीं थी। इसलिए सरकार ने इस संशोधन के माध्यम से क्या कहा? देखिए, पहला लाइन तो लिखा हुआ है A to Z कि जनसंख्या का मतलब अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में गिनी गई और प्रकाशित की गई संख्या है। परंतु यहां परंतु शब्द जोड़ा, इसके नीचे परंतु शब्द जोड़ा, ऐसे परंतु अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या वही होगी जो सरकार द्वारा विहित की जाए। विहित की जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब यहां तो 2011 का जनगणना मान्य नहीं होगा। यहां ओबीसी, देखिए 2011 का जो जनगणना हुआ था ना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें ओबीसी का कितना पॉपुलेशन है उसका डेटा उसमें नहीं था। उसमें एससी एसटी का होता है, ओबीसी का नहीं होता था। इसलिए सरकार ने संशोधन किया। क्यों संशोधन किया? क्योंकि ओबीसी वर्ग को 50% आरक्षण देना है, तो जनसंख्या के अनुपात में देना है। तो दोस्तों ओबीसी की पॉपुलेशन की भी जरूरत तो पड़ेगी ना, उसकी डेटा की जरूरत तो पड़ेगी ना कि कितना % ओबीसी है छत्तीसगढ़ में। इसलिए संशोधन के माध्यम से इसमें लिख दिया गया, परंतु अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, तय किया जाए। तो राज्य सरकार इन ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग का जनसंख्या कैसे निर्धारित करेगा? कैसे निर्धारण होगा? आखिर छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग कितने हैं? तो एक आयोग है दोस्तों, उस आयोग इसको रिपोर्ट सौंपेगा। उस आयोग ने तय किया है, उस आयोग का नाम लिख लीजिए। उस आयोग का नाम है दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ ओबीसी, इसको आप हिंदी में लिख लीजिए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। कल्याण आयोग, छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। यहां कल्याण शब्द इंपॉर्टेंट है। देखिए ओबीसी के संदर्भ में 2 आयोग है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है जो कि संवैधानिक है, संविधान में उसका उल्लेख है, और छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग संवैधानिक नहीं है, इसको व्यवहार में बनाया गया है। यह व्यवहारिक आयोग है, इसका उल्लेख किसी कानून में नहीं है।
संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष है मेरे प्यारे बच्चों कौन? तो डॉक्टर आर एस विश्वकर्मा। विश्वकर्मा से क्या है? अध्यक्ष है। तो छत्तीसगढ़ ओबीसी कल्याण आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा कि छत्तीसगढ़ में कितने पॉपुलेशन है ओबीसी का, उस बेसिस पे राज्य सरकार विहित करेगा और उस जनसंख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग को अधिकतम 50% तक का आरक्षण देगा। यद्यपि कैसे आरक्षण का निर्धारण होगा हम आने वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना? तो यहां तक दोस्तों क्लियर हुआ होगा। इसमें संशोधन हुआ है, इसमें लिख लीजिए, इसमें संशोधन, ठीक ना? यहां लिखा नहीं, लिख लीजिए आप लोग संशोधन। चलिए लिख लीजिए यहां तक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ठीक, थोड़ा सा हैंग हो जाता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं, देखिए 21 पे आते हैं। अब दोस्तों 19 के बाद मैंने 20 को छोड़ दिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब धारा 2 के क्लॉज 21 में विहित अधिकारी को परिभाषित किया गया है। आखिर विहित अधिकारी कहते किसे हैं? चलिए समझते हैं, फिर मैं समझाऊंगा। देखिए विहित प्राधिकारी का मतलब वह अधिकारी या प्राधिकारी, लिख लीजिए, यहां पर समझा देता हूं। विहित प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी वह अधिकारी या प्राधिकारी है, अधिकारी या प्राधिकारी है। विहित अधिकारी या प्राधिकारी का मतलब होता है दोस्तों वह अधिकारी या प्राधिकारी, ठीक, जिसे राज्य सरकार ने, किसने दोस्तों? राज्य सरकार ने, राज्य सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से, प्रत्येक राज्य का अपना एक राजपत्र होता है, गजट। राजपत्र में जो सूचना प्रकाशित किया जाता है ना, वही अधिसूचना है, यह एक आधिकारिक पत्र होता है। तो राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से किसी विशेष उपबंध, इस अधिनियम के किसी विशेष उपबंध, सेक्शन या क्लॉज के तहत काम करने का निर्देश दिया हो। अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के कुछ उपबंध भी हो सकते हैं, उपबंध कोई दोस्तों क्लॉज हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं। मतलब ये अधिनियम इतना बड़ा कि कुछ सब सेक्शन भी है, कुछ क्लॉज भी है, कुछ अध्याय भी है, कुछ अनुसूची भी है। इन अधिनियम के उपबंध क्लॉज के तहत काम करने का निर्देश दिया है, कार्य करने का निर्देश दिया है। वह अधिकारी विहित अधिकारी कहलाएंगे। समझिए इसको, देखिए विहित मतलब होता है जिसका विधान कर दिया जाता है। विधान, ऐसा विधान कि उसको लीगल राइट्स मिल जाते हैं, उसको विहित कहा जाता है। लीगल राइट्स मतलब समझिए इसको ध्यान से, विहित प्राधिकारी वे प्राधिकारी होते हैं, ऐसे अधिकारी हो सकते हैं या ऐसे प्राधिकारी हो सकते हैं जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इस अधिनियम के किसी अध्याय, किसी खंड, किसी उपखंड, किसी क्लॉज में जिन उद्देश्य, जिन कार्य की बात की गई है, उन कार्यों को संपादित करने के लिए
उस अधिकारी को निर्देश देता है कानून के माध्यम से या अधिसूचना जारी करके। जैसे जैसे दोस्तों एक सरपंच है, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो सरपंच अपने त्याग पत्र संचालक पंचायत को देता है, संचालक पंचायत को देता है। सरपंच अपना त्याग पत्र संचालक पंचायत को देता है, तो इस प्रयोजन के लिए, इस खंड के लिए यह संचालक पंचायत विहित प्राधिकारी माना जाएगा, विहित प्राधिकारी माना जाएगा वो, क्योंकि राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए इसे विहित किया है, अधिसूचित किया है। समझ रहे हैं जी? क्या आप समझ में आया होगा कि विहित प्राधिकारी आखिर क्या होते हैं? राइट, चलिए अब आगे लाइन में दोस्तों हम आर्टिकल मतलब धारा 2 के क्लॉज 29 को परिभाषित करते हैं। देखिए 29 क्या कहता है। ग्राम को परिभाषित किया गया है मेरे दोस्तों, ग्राम को। आखिर ग्राम कहते किसे हैं? ग्राम होता क्या है दोस्तों, इसको परिभाषित किया है। देखिए तो 29 में ग्राम को परिभाषित किया गया है, ऐसा गांव या गांवों का समूह मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कोई भी ग्राम है ना दोस्तों, जैसे ये ग्राम है ना, इस ग्राम में छोटे छोटे बस्ती होते हैं, गांव होते हैं, गांव, ऐसे गांव 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 गांव, ऐसे छोटे छोटे गांव होते हैं जिसका पॉपुलेशन बहुत कम। किसी गांव में हो सकता है 200 लोग रहते हो, किसी गांव में 100 लोग रहते हो, किसी का, अब इसका दूरी अलग अलग हो सकता है। किसी गांव में हो सकता है 500 लोग रहते हो, किसी गांव में हो सकता है 1000 लोग रहते हो। तो दोस्तों ऐसा गांव हो सकता है अकेला एक ही गांव को, इस चीज को, बस इस चीज को, या ऐसे गांवों के समूह को। ऑप्शन है ना, मान लो दोस्तों एक गांव को मिलाकर 1000 पॉपुलेशन हो गया, तो इसी गांव को ग्राम घोषित कर देगा, ग्राम। या इसका छोटे छोटे, इस गांव में मान लो 100 लोग हैं, अकेला 100 लोग वाले गांव को ग्राम थोड़ी घोषित करेगा जी। ये सब मिला के मान लो 1000 हो रहे हैं, ये सब मिला के, तीनों मिला के 1000 हो रहे हैं, तो हो सकता है तीनों गांवों को मिलाकर क्या घोषित कर दे? तो ग्राम घोषित कर दे। तो वही तो लिख रहा है क्या, कि ग्राम ऐसा गांव, अकेला कोई ग्राम या गांवों के समूह जिसे राज्यपाल ने इस अधिनियम के लिए चुना है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए चुना है, वो ग्राम होगा। इस ग्राम के अंतर्गत 2 प्रकार के ग्राम आते हैं। एक ग्राम को राजस्व ग्राम कहा जाता है और दूसरे को दोस्तों वन ग्राम कहा जाता है। इस ग्राम के अंतर्गत 2 ग्राम शामिल है, एक राजस्व ग्राम कहलाता है और दूसरा वन ग्राम कहलाता है, वन ग्राम। तो ग्राम 2 टाइप निकल के आ गया। पंचायती राज व्यवस्था में कितनी ग्रामों की बात की गई है? तो सर 2 ग्रामों की। एक राजस्व ग्राम कहलाता है, दूसरा वन ग्राम कहलाता है, जो कि ग्राम के अंतर्गत ही आता है। तो प्रश्न उठता है सर राजस्व ग्राम क्या हो? राजस्व जिला तो हम समझ लिए, ये राजस्व ग्राम क्या है सर? ये वन ग्राम क्या है सर? प्यारे बच्चों पढ़ते हैं इसी को। चलिए पहले हम समझते हैं राजस्व ग्राम क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि वन ग्राम किसे कहते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए पहले हम समझने वाले हैं दोस्तों राजस्व ग्राम को। क्या होता है राजस्व ग्राम? राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम क्या होता है? कार्य के आधार पे ग्रामों को बांटा जाता है। आधार क्या है? कार्य जी, कार्य कैसे करते हैं, ठीक ना। राजस्व ग्राम वे ग्राम होते हैं जो भूमि संबंधित कार्यों का प्रबंधन करते हैं। क्या? भूमि संबंधित कार्यों का प्रबंधन करते हैं।
मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं। भूमि से संबंधित जितने भी गतिविधि होते हैं ना, उन सभी गतिविधियों का मैनेजमेंट करते हैं, राजस्व ग्राम कहलाते हैं। राजस्व ग्राम आखिर कौन कौन से भूमि संबंधित गतिविधियों को मैनेजमेंट करते होंगे? तो भूमि का रिकॉर्ड रखना, क्या? जैसे भूमि रिकॉर्ड का कार्य, भूमि रिकॉर्ड। दूसरा कर संग्रह, कर संग्रह। आपका कर संग्रह के अलावा दोस्तों क्या हो सकता है? भूमि से जुड़ी अन्य प्रशासनिक कार्य, भूमि से जुड़ी अन्य प्रशासनिक कार्य, इन सभी का मैनेजमेंट करने वाले ग्राम को ही राजस्व ग्राम कहा जाता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं दोस्तों कि वन ग्राम क्या होता है। चलिए वन ग्राम को समझते हैं, ये लिख लिए होंगे। ये वन ग्राम क्या होता है सर? चलिए वन ग्राम को लिख देता हूं। यह है आपका वन ग्राम। वन ग्राम किसे कहते हैं सर? तो चलिए समझते हैं वन ग्राम क्या होता है। यह ग्राम वन क्षेत्र में स्थित होता है। वन क्षेत्र में स्थित होता है, स्थित होता है। वन ग्राम दोस्तों, जितने भी वन ग्राम आपको देखने को मिलेगा, ये सब वन क्षेत्र में स्थित होते हैं। इनका कार्य क्या है? तो जितने भी वन संसाधन है, वन संसाधन, वन संसाधन का प्रबंधन कैसे करना, प्रबंधन मैनेजमेंट और संरक्षण, संरक्षण करना। वन ग्राम का कार्य क्या है? तो वन संसाधन का प्रबंधन, मैनेजमेंट और वन संसाधनों का संरक्षण करना। संरक्षण करना होता है तभी वह क्या कहलाएगा? वन ग्राम कहलाएगा। अब ये वन संसाधन का प्रबंधन और संरक्षण कैसे किया जाएगा सर? तो लिखिए वन कटाई का संरक्षण, जैसे वन कटाई का संरक्षण, वन कटाई का संरक्षण। दूसरा वन्य जीव का संरक्षण, वन्य जीव का संरक्षण। वन कटाई का संरक्षण या वन्य जीव का संरक्षण, या वन उत्पादों का संग्रह, वन उत्पादों का संग्रह। वन उत्पाद जैसे महुआ चार, कई लोग महुआ कलेक्ट करते हैं, तेंदुपत्ता कलेक्ट किया जाता है, तो वन संसाधनों का संग्रह करना, ये सभी कार्य होते हैं, इनकी गतिविधि होते हैं, ये सबको संचालित करते हैं दोस्तों, वे वन ग्राम कहलाते हैं। वन ग्राम भी ग्राम के अंतर्गत आता है। तो आपने समझा होगा राजस्व ग्राम और वन ग्राम में दोनों में अंतर क्या है। दोनों दोस्तों ग्राम के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के धारा 2 के खंड 29 में परिभाषित किया गया है। ठीक, तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है, डेफिनेशन है दोस्तों, जो इस अधिनियम में प्रयोग होने वाले हैं, उन परिभाषाओं को हम अच्छे से डेप्थ में समझ लिए। ऐसा डेप्थ में विश्व में कोई नहीं समझा पाएगा आपको, इसका मैं गारंटी देता हूं। इसके बाद दोस्तों हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे कल से। अध्याय 2 में ग्राम सभा का उल्लेख है,
ठीक है ना। उसके बारे में दोस्तों हम बहुत अच्छे से डेप्थ में फ्लो चार्ट के माध्यम से, धारा के माध्यम से, और अनुसूचित क्षेत्र में कैसे लागू होता है, सामान्य क्षेत्र में कैसे लागू होता है, कंपैरिजन के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं बहुत ही सरल वे में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।